वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं JSX। JSX क्या है और इसे हम अपनी रिएक्ट ऐप में कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक नई रिएक्ट ऐप डेवलप कर रहे हैं। डी ड्राइव में जाकर मैं यहाँ पर CMD ओपन करता हूँ और एक नई रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा npm create void@latest और ऐप का नाम मैं अपनी ऐप का नाम देता हूँ माई ऐप। इंटर कर दिया और एक नई रिएक्ट ऐप फ्रेश तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ से हमने रिएक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से जावास्क्रिप्ट को। इसके बाद मुझे ये कमांड मिल रही है cd स्पेस आपकी ऐप का नाम, cd स्पेस माई ऐप। मैं माई ऐप के अंदर चला गया और मैंने यहाँ पे npm इंस्टॉल कर दिया। तो मेरी एक नई फ्रेश रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो रही है। वाइट टूल के थ्रू हम एक नई ऐप डेवलप कर रहे हैं। तो मेरी ये रिएक्ट की ऐप डेवलप हो रही है। ओके, मेरी एक नई ऐप डेवलप हो चुकी है। अब हम इसे अपने एडिटर में ओपन करते हैं। तो देखिए माई ऐप नाम का एक फोल्डर आ गया। ये मेरी रिएक्ट की ऐप है। इसे हम अपने CMD में ओपन करते हैं और अपने VS कोड में कोड डॉट करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें हमें कई चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सोर्स फोल्डर के अंदर एसेट ऐप डॉट JSX, इंडेक्स डॉट CSS, मैन डॉट JSX, ये सारी चीज़ें। तो हमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है हम केवल वही लेते हैं, बाकी फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं। एसेट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया। ऐप डॉट CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। इंडेक्स डॉट CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास ऐप डॉट JSX है और मैन में भी हमें चूँकि CSS फाइल को डिलीट कर दिया है तो इसकी सपोर्ट इंपोर्ट फाइल को भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्टिक मोड है, इसको भी हम चाहें तो अभी डिलीट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ से स्टिक मोड ये भी चीज़ मैंने डिलीट कर दिया। अभी सिंपल सा मेरा 3 लाइन का कोड है बस। ठीक है, अब हमारा है अपनी ऐप में और ऐप डॉट JSX में इसको मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया। हम खुद से ही कंपोनेंट बनाएंगे ऐप का। यहाँ मैंने लिखा कॉन्स्ट ऐप एरो फंक्शन और रिटर्न और यहाँ ब्रैकेट में सिंपल सा लिख दिया H1 वेलकम टू JSX और यहाँ अपनी फाइल ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, इसको मुझे रन करना है। रन करने के लिए हम टर्मिनल में गए। टर्मिनल में ओके, हम अपने ऐप को रन करते हैं npm run dev। यहाँ से हमने अपनी ऐप को रन किया और रन होने के बाद शॉर्टकट की O+Enter से किसी ब्राउज़र में ओपन कर लिया। ठीक है, ये हमारी ऐप रन हो गई। ओके, वेलकम टू JSX। अब JSX है क्या? तो JSX क्या है, व्हाट इज JSX? JSX का पूरा नाम जावा स्क्रिप्ट XML है। जावा स्क्रिप्ट XML ये क्या है? JSX हमको अलाउ करता है कि हम रिएक्ट में HTML के कोड आसानी से लिख पाए, अच्छे तरीके से लिख पाए। डायरेक्ट हम HTML के कोड JSX फाइल के अंदर इजी तरीके से राइट कर सकते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि बात समझिए,
हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। मैंने लिया कॉन्स्ट डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल है। अब ये फाइल तो JSX की है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट HTML की कोड लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा H1 और मैंने लिख दिया वेलकम टू रिएक्ट क्लासेस, ऐसा लिख दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये JSX का कोड है, ये डेटा में स्टोर है। अब मुझे यहाँ पे इसको दिखाना है, तो मैं आराम से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, मान लीजिए एक P टैग लिया और VR वेब डेवलपर। इसके बाद अगर मुझे ये डेटा को दिखाना है ना, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगा डेटा। जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस में डेटा लिखा, तो ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना है। और अभी हमने इसका आउटपुट देखा, तो ये मुझे आउटपुट ऐसे दिख गया। तो JSX क्या है, ये जो कोड मैंने ऐसे लिखा है, ये JSX का कोड है। JSX के कोड बैबल कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अब देखिए, मैं यहाँ से इंपोर्ट रिएक्ट को इंपोर्ट करता हूँ इस रिएक्ट कंपोनेंट से। ये जो लाइन है ना, ये मैं क्रिएट एलिमेंट के द्वारा भी कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं यहाँ पे। इसको फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा बराबर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करना है, किस नाम का, H1 नाम का क्रिएट करना है। और ये प्लेस होल्डर दे दिया और यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख दिया VR वेब डेवलपर, इतना लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएट एलिमेंट जो मेथड है वो H1 टैग को क्रिएट कर देगा और उसके अंदर VR वेब डेवलपर ला देगा। और ये चीज़ मेरी डाटा में है और ये चीज़ यहाँ दिख गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जितनी भी HTML लिखनी है वो सब इस क्रिएट एलिमेंट मेथड के हेल्प से ही लिखनी पड़ेगी, तो ये तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अभी देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मुझे ये आंसर आ गया VR वेब डेवलपर। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान है या ये ऊपर वाला? नेचुरली ऊपर वाला हमें ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो सबसे पहले तो JSX हमको ये अलाउ करता है कि आपको विदाउट क्रिएट एलिमेंट के आप अपनी HTML के कोड को आसानी से लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पहला रूल JSX का यही है कि आप कोडिंग कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट HTML के कोड को रिएक्ट फाइल के अंदर आसानी से पुट कर सकते हैं। मतलब विदाउट यूजिंग क्रिएट एलिमेंट मेथड you can direct insert HTML tag in React file. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट में एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ओके, एक्सप्रेशन क्या होते हैं फिर से देखिए। अभी मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ, सीधा मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये पार्ट भी मेरा डिलीट हो गया, ये पार्ट भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। सिंपल सा हम लिखते हैं एक पैराग्राफ VR वेब डेवलपर, ये मैंने लिखा। अभी देखा तो हमारे पास ये आंसर दिख रहा है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन देखिए, ये यहाँ मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया। अब हमको ये पता चल गया हम यहाँ पे ऐसे वेरिएबल ले सकते हैं एक डेटा नाम का, और यहाँ हमने कुछ भी लिखना है हम आराम से कोई भी HTML का टैग ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, ऐसा लिख दिया। तो ये हेलो फ्रेंड्स से किस में है? डेटा में स्टोर है। और इससे मुझे कहीं बीच में दिखाना है VR वेब हेलो फ्रेंड्स डेवलपर। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए JSX के बीच में जब भी हमें एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखने के लिए वी कैन यूज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने डेटा को ऐसे पुट कर दिया। डेटा जो ये वेरिएबल था ना, ये मैंने यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और अभी हमने देखा तो वो चीज़ हमको यहाँ आसानी से दिखने लगी, VR वेब और हेलो फ्रेंड्स डेवलपर। तो एक्सप्रेशन को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। हमें कोई भी एक्सप्रेशन देना है, वी कैन यूज कर्ली ब्रेसेस इनसाइड द JSX। मान लीजिए
यहाँ पर भी हमें कुछ देना है। चलिए एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट एज बराबर 30। अभी एज में क्या स्टोर है, 30 स्टोर है, और ये एज मुझे यहाँ दिखानी है। वी कैन यूज कर्ली ब्रेसेस, और एज मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अभी हमने आंसर देखा, तो अभी हमको यस, ये हमें यहाँ पे एज भी दिखाई देने लगी। तो जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन लेने होते हैं, हम आसानी से कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए एज में अभी 30 है, और हम यहाँ कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इंटू 2 कर दिया, तो अभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 60 मिल गया, 60 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक टाइप से जावा स्क्रिप्ट के सारे कैलकुलेशन एक्सप्रेशन इजीली दे सकते हैं। तो ये पॉइंट था कि जब भी हम जेएसएस के बीच में कोई वेरिएबल देना चाहते हैं, कोई एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, इवन दैट कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली ओपन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इन चीज़ों को आसानी से पुट करा सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझते हैं कि जेएसएस क्या कह रहा है। इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ एचटीएमएल। आप बहुत बड़े एचटीएमएल टैग को लिखकर भी एक वेरिएबल में ले सकते हैं और उसे आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब क्या? ओके, इसको देखते हैं। हमने इन सब चीज़ों को डिलीट कर दिया, और यहाँ से ये जो वेरिएबल लिए थे इनको भी हमने आसानी से डिलीट कर दिया। और यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं पैराग्राफ वी आर वेब डेवलपर। ओके, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट डेटा नाम का। इसमें क्या हम केवल एक ही लाइन लिख सकते हैं एचटीएमएल की? नहीं, आप बड़े से बड़े एचटीएमएल के कोड को आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, मैंने ओएल आसानी से ले लिया, ओएल को क्लोज कर दिया। आप आसानी से यहाँ पे एंटर करके ऐसे आ सकते हैं। पहला एलिमेंट एल मैंने लिया पीएचपी, अगला एलिमेंट एल मैंने लिया ओरेकल, अगला एलिमेंट एल मैंने लिया एएसपी, अगला एलिमेंट एल मैंने लिया एचटीएमएल। ओके, और देखिए यहाँ ओएल ओपन है और सबसे लास्ट में ओएल बंद है, और बीच में जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे वो हमने एलाइड टैग के अंदर लिख ली। ये सारा चीज़, ये जितना भी टैग है ना, ये सब इसमें स्टोर है। आप कितना भी बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ हम वेब डेवलपर के बाद दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब चूंकि मुझे मेरा जो सारा डाटा है वो डेटा वेरिएबल में स्टोर है, तो अब जेएसएस के बीच में जैसे ही मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, वी कैन यूज़ कर्ली ब्रेसेस, और आसानी से मैंने यहाँ डेटा को पुट कर दिया। और अभी जैसे ही हमने रन किया, देखिए ये आंसर मेरा आ गया, वी आर वेब डेवलपर। उसके बाद मुझे चाहिए था, तो ये सारे सब्जेक्ट मुझे डिस्प्ले होने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड हम आसानी से लिख सकते हैं। ये भी हमारी जेएसएस की एग्जाम्पल है कि हम कितना बड़ा भी कोड है आसानी से उसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वन टॉप लेवल एलिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन टॉप लेवल एलिमेंट। अब इसे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट का क्या अर्थ है। मैं फिर से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और ये चीज़ भी हमने यहाँ से डिलीट कर दी, और यहाँ मैंने लिखा मान लीजिए एक H1 और लिखा वेलकम टू रिएक्ट क्लास, ऐसा मैंने लिखा। देखिए इस रिटर्न के अंदर H1 ओपन है, H1 क्लोज है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और H1, और यहाँ लिखा मैंने हेलो फ्रेंड्स, और H1 को क्लोज किया, देखिए अभी भी मुझे कुछ एरर से आ रही है, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर आ गई। ये क्या बोल रहा है, H1 ओपन H1 क्लोज, H1 ओपन H1 क्लोज, और डाटा लिखा है यहाँ कहीं एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि रिएक्ट ये कहता है कि आप रिटर्न में एक पूरा सिंगल यूनिट ही रिटर्न करा सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट, एक ये है, एक ये वाला है। तो फिर हम क्या करें, इन सबको कवर अप करके आपको एक टॉप लेवल एलिमेंट के अंदर ही रखना होगा। वो कुछ भी हो सकता है। मैंने ले लिया P, और लास्ट में P टैग को ऐसे करके यहाँ पे बंद कर दिया, बंद कर दिया। ओके, अब ये जितना डाटा है ना मेरा P टैग के अंदर इंक्लूड है, और अभी हमने देखा तो ये सारी चीज़ें हमको फिर से सही हुई। ओके, फिर से समझते हैं। मान लीजिए इसके बाद मैंने एक और H1 टैग लिया, और मैंने लिखा वी लर्न JSX,
ठीक है, अब मुझे फिर एरर आ गई, क्यों? क्योंकि अभी हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास फिर से दो एलिमेंट हो गए, एक ये पूरा अपने आप में सिंगल एलिमेंट और ये अपने आप में एक एलिमेंट, दो एलिमेंट हो गए ना। ठीक है, मैं एक और एलिमेंट लिखता हूँ h1, वेलकम टू रिएक्ट क्लास, फिर से मैंने लिख दिया। तो अब 1 2 3 आप कितने भी एलिमेंट लिखें, लेकिन इन सभी को हमें एक सिंगल टॉप लेवल एलिमेंट में बंद करना होगा। अभी मैंने डिव लगा लिया और सबसे लास्ट में मैंने डिव को क्लोज कर दिया। सबसे लास्ट में आए और मैंने कहा भाई ये सारा चीज़ें एक सिंगल एलिमेंट में होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न में केवल वही चीज़ रिटर्न होगी जो एक सिंगल एक टॉप लेवल एलिमेंट में इनक्लूज होगा। अभी देखा फिर से आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी एलिमेंट लिखें कोई दिक्कत नहीं, कि लास्ट में वो एक सिंगल टॉप लेवल एलिमेंट में कवर होने चाहिए। मैंने लिखा h1 हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैंने लिखा h1 वी आर लर्न रिएक्ट। तो अभी मेरे पास दो एलिमेंट हैं, तो या हम कोई पी टैग यूज़ कर लें या डिव टैग यूज़ कर लें। ठीक है, मैंने पी टैग यूज़ किया कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे एक सिंगल टॉप लेवल एलिमेंट तो बनाना है। ऐसा अभी मेरी एरर चली गई और ये मुझे आंसर आ गया। लेकिन होता क्या है, जब मैं केवल कवर करने के लिए एक टॉप लेवल एलिमेंट का यूज़ करता हूँ तो मेमोरी में एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो जाता है। एक्स्ट्रा नोड, हमें पी टैग की तो ज़रूरत केवल इसलिए थी ना ताकि मैं इसको कवर कर पाऊँ, इन दोनों को कवर कर पाऊँ। तो इसके लिए रिएक्ट हमको प्रोवाइड कराता है एक टैग जिसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट टैग, यस। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया और सबसे लास्ट में यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दे। तो काम तो इसने भी वही किया ना जो डिव ओपन डिव क्लोज या पी ओपन पी क्लोज कर रहे थे। चूंकि हमें कवर अप ही करना है टॉप लेवल एलिमेंट से, तो मैं अननेसेसरी नोड क्रिएट होने से बचने के लिए फ्रैगमेंट टैग का यूज़ कर लूँगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसी चीज़ें आ गई। ओके, तो अभी हमने ये समझा कि जो भी हम रिटर्न से रिटर्न कराएंगे इसमें सारे कोड एक टॉप लेवल एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए और जनरली हम यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट टैग को। ओके, अगला पॉइंट समझते हैं। तो ये वन टॉप लेवल एलिमेंट था। अगला पॉइंट है एलिमेंट मस्ट बी क्लोज्ड। जीएसएक्स में आप जो भी एलिमेंट लेंगे ना वो क्लोज होने चाहिए, इवन दैट चाहे वो एम्प्टी एलिमेंट ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। अभी तक हम ये समझ गए, तो मैं एक सलाह देता हूँ कि जैसे आप रिटर्न में आए तो आप इस टाइप का जो फ्रैगमेंट टैग है ना ये आप यूज़ कर ही लें और सारी कोडिंग अब आप इसके अंदर करें। ओके, चलिए मैंने यहाँ लिखा एंटर नेम। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट से एक टेक्स्ट बॉक्स बनता है, इसको मैंने ऐसे बंद कर लिया। देखिए अब HTML में तो टेक्स्ट बॉक्स हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन जैसे मैंने ये बनाया मुझे एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि रिएक्ट का रूल है कि जितने भी टैग हैं चाहे वो कंटेनर हो या एम्प्टी हो आपको उनको क्लोज तो करना होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये तो एम्प्टी टैग है, ये तो क्लोज ऐसे होता नहीं है। फिर क्या करें, तो आपको लास्ट में जाके यहाँ पे ऐसे करके क्लोज करना है, स्लैश के साथ आपको ये बताना है। तो रिएक्ट समझ जाएगा यहाँ पर ये ओपन हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। अभी हमने देखा तो अभी हमारे पास आंसर आ गया। ओके, ऐसे तो बहुत सारे एम्प्टी टैग होते हैं ना। यस, जितने भी एम्प्टी टैग हैं उनको आपको बंद करना होगा। अब मुझे अगली लाइन चाहिए तो मैंने बी आर ले लिया। अब बी आर तो हम ऐसे लिखते हैं, तो अभी मैंने बी आर लिया तो फिर मेरे पास एरर आ गई। तो बी आर भी तो एम्प्टी टैग है, इसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको लास्ट में जाके ऐसे क्लोज करना है। अब मैंने लिखा एंटर सिटी, एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप बराबर टेस्ट, इनपुट टाइप बराबर टेस्ट। अगर हम इसको भी बंद ना करें ना लास्ट में जाके ऐसे करके तो भी मेरे पास एरर आएगी। तो जितने भी एम्प्टी टैग हैं उनको आपको क्लोज करना होगा। अभी जाके मैंने स्लैश से बंद कर दिया, फिर से हमारे पास एरर चली गई है ना। इवन दैट अगर मैं कोई HR लिख रहा हूँ, HR हॉरिजॉन्टल रो, और ऐसा लिख दिया तो हॉरिजॉन्टल रो, अभी चूंकि ये भी एम्प्टी टैग है तो अभी भी हमारे पास एरर आएगी, इसको भी हमें बंद करना होगा। तो रिएक्ट ये कहता है
कि जितने भी टैग हैं, ऑल टैग ऑलवेज मस्ट बी क्लोज्ड। चाहे वो कंटेनर हो, कंटेनर तो वैसे भी क्लोज होता है, लेकिन एम्प्टी टैग को भी आपको क्लोज करना है। ओके, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जी इसका। देखिए, एट्रीब्यूट क्लास बराबर क्लास नेम। इस पॉइंट का क्या अर्थ है? देखिए, JSX में हम पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे, और डिज़ाइनिंग करने के रूल हम समझ चुके हैं कि हमको कोई भी टैग लेना है, उसको ओपन करना है, VR वेब डेवलपर, और उसे क्लोज करना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर H2 में लिखा हेलो फ्रेंड्स। तो हम तो CSS भी बनाएंगे ना, CSS बनाएंगे और CSS को कॉल भी कराएंगे, CSS के अंदर हमारी क्लासेस भी होंगी, ये काम भी हम आगे करने वाले हैं। तो मान लीजिए CSS में एक क्लास मैंने बनाई डेटा नाम की, तो आप किसी भी नाम की क्लास बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप क्लास को कॉल कराएंगे ना, आपको क्लास कीवर्ड की जगह क्लास नेम का यूज करना है। क्लास नेम बराबर आपकी क्लास का नाम जो आपने CSS में बनाई होगी। मान लीजिए एक क्लास आपने CSS में बनाई जिसका नाम था माई कलर, तो आप यहां पे लेंगे क्लास नेम, क्लास कीवर्ड की जगह आप क्लास नेम का यूज करेंगे, और माई कलर जो भी क्लास आपने CSS में बनाई होगी उसको आप यूज कर लेंगे। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। तो JSX ये कहता है कि आप क्लास कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। जहां कहीं भी CSS में आपने जो क्लासेस सीखी है बनानी, उन क्लासेस को आप क्लास नेम कीवर्ड के द्वारा ही यूज करेंगे। ओके, तो अभी हमने ये समझा कि JSX के क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको देख ले रहे हैं शॉर्ट में। JSX क्या कह रहा है कि हम बिना बिना क्रिएट एलिमेंट के इसमें हम काम कर सकते हैं। JSX में एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं, कैलकुलेशन है, उनके लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। हम लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ कर सकते हैं। कोई वेरिएबल लेके उसमें जितना बड़ा चाहें उतना बड़े टैग को यूज़ कर सकते हैं HTML के, और उनको आसानी से हम वन टॉप लेवल एलिमेंट, मतलब जितने भी कोड लिखे हैं, जितने भी टैग लिखे हैं रिटर्न के अंदर, लेकिन एक में इंक्लूड होना चाहिए, उसके लिए तो हम फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं। एलिमेंट मस्ट बी क्लोज, जितने एलिमेंट हैं वो सब क्लोज होने चाहिए। कंटेनर टैग जो होते हैं वो तो बंद होते ही हैं, लेकिन एम्प्टी टैग को भी हमें क्लोज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक JSX। थैंक यू वेरी मच।